दोस्तों, सार्क दक्षिण एशिया के देशों का एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना दक्षिण एशिया के देशों में शांति स्थापित करने और एक दूसरे को सहयोग करने के लिए की गई थी। जब ये संगठन स्थापित हुआ तब इसको इसके सदस्य देशों को कई उम्मीदें थी, लेकिन ये संगठन पूरी तरह से नाकाम रहा। इसके दो सबसे बड़े सदस्य देश भारत और पाकिस्तान में कभी नहीं बनी, जिसका खामियाजा पूरे संगठन को भुगतना पड़ा। इसके साथ ही श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन फिर भी कोई भी सदस्य देश मदद करने के लिए आगे तक नहीं आया। पर आखिर क्यों आपस में सभी देशों में मनमुटाव है, और जब इतना मनमुटाव है ही तो क्यों बनाया गया ये संगठन? क्या भारत और पाकिस्तान है इस संगठन की असफलता का असली कारण? ये सब जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सार्क की स्थापना। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कई देशों का संगठन है, जिसमें दक्षिण एशिया के 8 देश शामिल हैं जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में ढाका घोषणा पत्र के आधार पर की गई थी। इसके सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। आपको बता दें कि इन 8 देशों की आबादी दुनिया की कुल आबादी की लगभग 20% है। इस संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है। इसके अलावा यह दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 3% में फैला हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% यानी कि लगभग 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस संगठन को दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन का हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है, जिसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को ही की गई थी, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके वर्तमान अध्यक्ष इसाला रुवान वीराकून है, जो कि श्रीलंका के हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त ये संगठन बनाया गया था उस वक्त इसमें सिर्फ 7 ही देश शामिल थे और अफगानिस्तान इस संगठन का हिस्सा नहीं था। इसको बाद में इस संगठन में शामिल किया गया था। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर्स सदस्य देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। सार्क का उद्देश्य। इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य इसके सदस्य देशों में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में सुधार करना था। इस संगठन का निर्माण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साउथ एशियन कंट्रीज का एक साथ मत रखने के लिए किया गया था। दोस्तों, इस संगठन की स्थापना बड़े पैमाने पर की गई थी ताकि दक्षिण एशिया के देशों को सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक साथ लाया जा सके। ये संगठन इन सभी देशों के एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, विमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन, हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट जैसे एरिया के लिए काम करता है। ये संगठन मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के लोगों के लिए ही काम करता है। दक्षिण एशिया के सभी देशों और यहाँ रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का इस संगठन का मोटिव है। एक दूसरे देशों को प्रॉब्लम को समझना, आपस में भरोसा बनाए रखना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना इस संगठन का उद्देश्य है। भारत के लिए इस संगठन का क्या महत्व है? भारत के लिए इसके कई मायने हैं। भारत के पड़ोसी देश भी इस संगठन में शामिल हैं, तो इससे भारत देश के पड़ोसी देशों के साथ आसानी से ट्रेड कर सकता है। इस संगठन के जरिए भारत डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोनॉमिक कॉपरेशन में नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों की मदद भी कर सकता है, और इसके साथ ही चीन की 1 बेल्ट एंड 1 रोड योजना का विरोध भी कर सकता है। आपको बता दें, चीन अक्सर छोटे और कमजोर देशों को अपनी इसी 1 बेल्ट एंड 1 रोड स्ट्रैटेजी के तहत फंसाता है और वहां निवेश करके उनको अपने कर्जे में डुबा लेता। रीजनल स्टेबिलिटी। सार्क के होने से इसके सदस्य देशों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है, जो कि भारत के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल लीडरशिप रोल। सार्क भारत को एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां देकर एरिया में अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही दोस्तों, ये संगठन भारत की एक ईस्ट पॉलिसी के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल साउथ एशियन इकोनॉमीज को साउथ ईस्ट एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सर्विसेज सेक्टर में भारत के लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस संगठन का भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। सार्क क्यों है असफल? जी हाँ, ये संगठन उतना मजबूत नहीं है और इसकी हालत का अंदाजा इसके सदस्य देशों की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनका अंदाजा तो पूरी दुनिया को है। इन देशों में जो हालात हैं या फिर जो हालात थे उनसे निपटने के लिए सदस्य देशों का सहयोग बिल्कुल ना के बराबर रहा। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इस संगठन के सदस्य देश हैं, लेकिन दोनों ही सदस्य देशों के बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव रहा ही है। इस तरह से इन दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक मनमुटाव को देखकर इस संगठन की असफलता का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। अगर कहा जाए कि इन दोनों देशों के रिश्तों का असर इस संगठन पर भी पड़ता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ ही इस संगठन में मौजूद सभी
सभी देश सही नीतियों ना अपनाने और भौगोलिक अंतर के भी चलते इस संघ को एक सफल रूप नहीं दे पाए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन सभी देशों की सांस्कृतिक और रीति रिवाज लगभग एक जैसे हैं। आपस में आम लोगों के बीच मतभेद भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एक दूसरे से मीलों दूर हैं। जैसा कि एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल भी चुके हैं कि सिंगापुर और दुबई जाना सार्क देशों में जाने के मुकाबले ज्यादा आसान और सस्ता है। सार्क का मकसद था क्षेत्र में एकीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी और आपसी व्यापार बढ़ाना, लेकिन इसमें इसे कोई खास सफलता नहीं मिली है। वहीं इसके विपरीत अगर बात की जाए तो यूरोपीय संघ एक कामयाब गुट है, जहां एक देश का नागरिक दूसरे देश में बगैर पासपोर्ट के घूम सकता है, रह सकता है, नौकरी कर सकता है और कोई भी प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूरोपीय संघ की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों से संघ के नागरिकों की जिंदगी में फर्क भी आया है। एक समय था जब संघ के कई सदस्य देश एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन आज ये दुनिया का एक मजबूत संघ है। इसके साथ ही सार्क के देशों के बीच बैठकों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, इस संगठन के एक साथ ना आने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2014 के बाद इसकी एक भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। तो चलिए अब आखिर में जानते हैं सार्क की बॉडीज के बारे में। सार्क विकास कोष यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड। भूटान में अप्रैल 2010 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क विकास निधि यानी कि STF की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में कॉर्पोरेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस देना है, जैसे कि गरीबी को खत्म करना और विकास करना। दूसरा, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। भारत में मौजूद दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरिएट बांग्लादेश के ढाका में मौजूद है। इसकी स्थापना सार्क के मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन बैठाने के लिए की गई थी। इसी का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों का ग्लोबल मार्केट एक्सेस और इंट्रा रीजनल ट्रेड को बढ़ावा देना है। सार्क मध्यस्थता परिषद यानी कि सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। सार्क की ये बॉडी पाकिस्तान में स्टैब्लिश्ड एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। यह कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रेडिंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और ऐसे ही कई दूसरे डिस्प्यूट्स को सुलझाने और संभालने का काम करता है। भले ही सार्क में ये सभी बॉडीज काम को ईजी और देशों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बना रखी हैं, लेकिन फिर भी सार्क पूरी तरह से सफल नहीं बन पाया है। क्या लगता है दोस्तों आपको कि किस तरह से भारत सार्क जैसे संगठन को सफल बना सकता है? हमें अपने विचार हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।